हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ हमें पता है जितनी भी यूनिट्स हैं या जो टॉपिक का नेम है वो लगभग साइंटिस्ट के नेम पे ही होता है। तो ये भी साइंटिस्ट है ओम्स, उसने एक लॉ दिया और ये लॉ एक रिलेशनशिप सेटअप करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप किया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। लेकिन यहां इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये जो रिलेशनशिप सेटअप करना चाहता है वो तभी सेटिस्फाई होगा जब ये जो एक्सपेरिमेंट हो वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ओम्स लॉ के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सेटिस्फाई तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हम V और I का रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप एक सेटिस्फाई नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied at both ends of conductor। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर करंट डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट भी उतना ही कम होगा। अब मैं इसको एज इट इज भी लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट as V directly proportional I directly proportional V है तो V भी directly proportional I होगा। अब कई बार बच्चों का क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम इसको इससे सोल्व क्यों कर रहे हैं, इससे सोल्व क्यों नहीं करते, इस स्टेटमेंट से इसको सोल्व क्यों करते हैं। देखो यहां जो हमें कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं वो कांस्टेंट करंट के इनवर्सली आता है। बात तो ये दोनों बात तो सेम ही है। अगर हम इससे करते हैं वो R I के डायरेक्टली हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई है, हमने इससे इस बात को साबित नहीं किया है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि जो कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में वो करंट के डायरेक्टली नहीं बनता, वो इनवर्सली बनता है। अगर हम उसको इनवर्सली लेके चले तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन भी यही बताती है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली है, ये इक्वेशन भी यही बताती है कि करंट और पोटेंशियल डायरेक्टली है। तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हम इस इक्वेशन को इसलिए लेकर चल रहे हैं जो R यानी कांस्टेंट जो हम निकालेंगे उसका रिलेशनशिप I के साथ कैसा होगा। तो ये हम कांस्टेंट दे देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, दैट विल बी IR। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने लिया है, एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब ये पूछ लेता है कि किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर, लेंथ of conductor and thickness of conductor।
रेजिस्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमने निकाला, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है और ये इन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिकनेस तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई, थिकनेस, दैट इज नोन एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से हमने जो रिलेशनशिप निकाला वो R इज इक्वल टू V बाय I बनता है। तो यहां से जो हमें कांस्टेंट मिलता है, हम कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस is equal to the ratio of potential difference to current flowing in conductor। कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू है रेशियो, किस का रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो करंट से, करंट वो जो उस कंडक्टर में से फ्लो करता है। क्लियर कि रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है वो इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के इक्विवेलेंट। यहां से अगर हम रिलेशनशिप बनाते हैं R का I के साथ, तो ये इनवर्सली है, इनवर्सली यानी करंट इज इक्वल टू V बाय R। करंट करंट इनवर्सली है रेजिस्टेंस के, मीन अगर I की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है तो R हाफ हो जाएगा, अगर I की वैल्यू हाफ हो रह जाती है तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप एक दूसरे के इनवर्सली है, और करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप डायरेक्टली है। मतलब करंट अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स है, करंट भी 2 टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हाफ हो जाए तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। ये रिलेशनशिप करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरे के साथ है। I that is V by R, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट इफ द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन करंट विल बिकम हाफ। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट इफ द रेजिस्टेंस बिकम हाफ, देन करंट विल बिकम डबल। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, करंट हाफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। Clear to all? That is Ohm's law, give a relationship between potential difference and current। ये आपको ध्यान रखना है, और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो हमें किन 2 फैक्टर्स को चूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 ही फैक्टर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू V बाय R, यानी फर्स्ट फैक्टर V, सेकंड फैक्टर R। हमें इन 2 फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। हम यदि करंट के फेवर में जाएं, फेवर में जाने का मतलब है स्ट्रेंथ को अगर हम इंक्रीज करना चाहें, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहें तो V को इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और सेकंड वन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो करंट के फेवर में जाते हैं, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को यदि हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दो, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट को डिक्रीज कर देंगे। और हमें ये भी पता है रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस के फैक्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस वर्ड जो हम पढ़ते हैं, रेजिस्ट मीन अपोज,
विरोध, जो किसी का अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे मोशन की टर्म की अगर हम बात करें, मोशन का अपोज एक फोर्स करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन का, या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट फोर्स है, जिस डायरेक्शन अपोजिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को जीरो करने की कोशिश करता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ना लगे तो एट लास्ट उसकी वेलोसिटी को जीरो कर भी देता है। इन द सेम वे रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकता है, उनके अपोजिट में फोर्स लगाता है, लाइक अ फ्रिक्शन। वहां बॉडी मूव करती है या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, या हम ये भी कह सकते हैं ये करंट का अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन का अपोज होना मीन करंट का अपोज होना, यानी रेजिस्टेंस करंट के मोशन का अपोज करती है। तो अब यहां जो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, एक डेफिनेशन हम पीछे अभी कर चुके हैं। रेजिस्टेंस ये एक रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। सेकेंडली हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which oppose flow of current through it। देखो ध्यान रहे, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी नॉट एनी ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम कंडक्टर भी बोल देते हैं और रजिस्टर भी बोल देते हैं। रजिस्टर मीन दैट हैव रेजिस्टेंस, दैट हैव रेजिस्टेंस इज नोन एज अ रजिस्टर। अगर हम रेजिस्टेंस ना बोले तो रजिस्टर से भी काम चल सकता है, क्योंकि हमें पता है रजिस्टर वो है जिसके पास रेजिस्टेंस होती है। तो यहां से हमारे पास दो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, इट इज द रेशियो टू पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, एंड सेकंड वन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्लियर टू ऑल? तो यहां से अब फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो फैक्टर हमने जस्ट डिस्कस किए थे, नेचर, टेम्परेचर, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। नाउ हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, OHM, और सिंबल रहता है इसका ये ओमेगा, दैट इज अ सिंबल ऑफ ओम। तो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस by current, mean R is equal to V by I, R ओम, OHM, और इसको ये सिंबल लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट एम्पियर, यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर टू? अब क्वेश्चन वही, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड आल्सो डिफाइन इट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसको? डिफाइन यहां से, रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when 1 volt of potential difference is applied across ends of conductor and current of 1 ampere flows through it। जैसे कि फॉर्मूले में हमने लिखा है वोल्ट पर एम्पियर, तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस इज नोन एज 1 ओम। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में से, तब जो रेजिस्टेंस बनती है हम उसको 1 ओम बोलते हैं। नाउ द टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन द रेजिस्टेंस। सिंपल न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सारा सिस्टम एसआई में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला हमें यहाँ पता ही है, सिंपल फार्मूला है हमारे पास।
यहां हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैरिंग अ 2 एम्पियर करंट, या करंट की हमको वैल्यू गिवन है, दैट इज अ 2 एम्पियर। एम्पियर एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस की यहां जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.1 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट V बाय I। V की वैल्यू हमारे पास 0.1 और दैट इज 0.05। क्लियर टू ऑल, सिंपल न्यूमेरिकल है। 0.05 ओम रेजिस्टेंस। और इसके बेसिस पर आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, जो आपके पास बुक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसकी सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।